नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट जारी की। भारत और इटली अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। भारतीय चाय उद्योग को एक वैश्विक ब्रांड बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय में ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति गठित की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अनूप बर्णवाल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता है तब तक CEC और EC की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करेगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में और भी कई बातें कही गयी, जैसे कि एक चुनाव आयुक्त की 6 वर्ष से कम कार्यकाल के लिए नियुक्ति कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन अधिनियम 1991 की धारा 4 में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या किसी निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होगी। शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि CEC और अन्य EC को हटाने की प्रक्रिया समान नहीं हो सकती है। निर्वाचन आयोग के वित्त पोषण के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा है कि एक स्थायी सचिवालय की व्यवस्था करने की जरूरत है और साथ ही व्यय को संचित निधि पर भारित किया जाना चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि कार्यपालिका द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना संविधान के अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 324(2) भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर CEC के अलावा अन्य आयुक्तों की संख्या तय करने का भी अधिकार देता है। चुनौती का मूल बिंदु ये था कि CEC और EC की नियुक्ति के विषय पर संसद ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है और इसीलिए न्यायालय को इस संवैधानिक रिक्तता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम को भरने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 324 इसका प्रावधान करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के उपबंध 2 के तहत की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। सेवा शर्तों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान इनकी सेवा शर्तें होती हैं। अन्य आयुक्तों या किसी क्षेत्रीय आयुक्त को CEC की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा इनके कार्य हैं भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों का चुनाव करवाना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2022 में CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट जारी की। ये IEA की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक पेरिस समझौते की प्रगति पर नजर नामक नई श्रृंखला की पहली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वर्ष 2022 में ऊर्जा से संबंधित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की पूरी तस्वीर प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन में 0.9% की वृद्धि हुई है। ये उत्सर्जन 36.8 गीगाटन से ज्यादा के एक नए स्तर पर पहुंच गया है। CO2 उत्सर्जन तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण होता है। CO2 उत्सर्जन में वृद्धि के बावजूद ये 3.2% की वैश्विक आर्थिक समृद्धि दर से काफी कम है। इस प्रकार से ये रुझान उत्सर्जन और आर्थिक समृद्धि की डीकपलिंग की एक दशक पुरानी प्रवृत्ति की ओर वापस लौट आया है। उत्सर्जन के संबंध में अगर हम डीकपलिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि आर्थिक समृद्धि अब जीवाश्म ईंधन की खपत से गहन रूप से नहीं जुड़ी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों ने अतिरिक्त 550 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। और आइए बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन स्टॉकटेक के बारे में। ये पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रौद्योगिकी, निवेश और जन केंद्रित प्रगति को ट्रैक करता है। साथ ही ये प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक का भी समर्थन करता है जो वर्ष 2023 में COP 28 में समाप्त होगा। प्रथम ग्लोबल स्टॉकटेक COP 26 में शुरू हुआ था। ये पेरिस समझौते और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करता है। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 सम्मेलन के दौरान 196 पक्षकारों ने अपनाया था।
और आइए बात करते हैं द्विपक्षीय संबंधों की। भारत और इटली अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी पर बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों ने परस्पर बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों के बीच अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले भारत और इटली ने बेहतर साझेदारी के लिए 2020 से 24 कार्य योजना को अपनाया था और साथ ही ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी की शुरुआत की थी। इस द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य परिणामों की बात करें तो दोनों राष्ट्र भारत में सह विकास और सह उत्पादन के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही सशस्त्र बलों के बीच नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने पर भी सहमति बनी है। भारत और इटली के बीच स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा की गई है। प्रवास और आवागमन पर आशय संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रवास और आवागमन भागीदारी को स्थापित करके लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। इटली हिंद प्रशांत महासागर पहल के स्तंभ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग में शामिल हो गया है। हिंद प्रशांत महासागर पहल यानी IPOI को भारत ने 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया था। ये समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन, संरक्षण, सततता और सुरक्षा के लिए एक खुली वैश्विक पहल है। IPOI की स्थापना भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल को आगे बढ़ाते हुए की गई है। IPOI के 7 स्तंभ हैं। भारत इटली संबंधों के महत्व की बात करें तो भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और इटली 2024 में G7 की अध्यक्षता करेगा। अतः दोनों देशों के बीच सहयोग से कई क्षेत्रों में मदद मिल सकती है, जैसे कि वैश्विक समृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने में, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में और विश्व के समक्ष पैदा हुए मानवीय संकटों से निपटने में। अब आपको बताते हैं भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल के 7 स्तंभों के बारे में। तो इस पहल के तहत समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग तथा क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण पर बल दिया गया है। अगला टॉपिक है भारतीय चाय उद्योग को एक वैश्विक ब्रांड बनाया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय चाय उद्योग को बढ़ावा देने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय चाय निर्यात अलग अलग भू राजनीतिक, भू आर्थिक और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद भी ये $883 मिलियन के निर्धारित निर्यात लक्ष्य के 95% से अधिक की प्राप्ति कर सकता है। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय चाय के लिए एक उत्कृष्ट ब्रांड बनाने और चाय उद्योग से जुड़े परिवारों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। चाय उद्योग की बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। साथ ही भारत काली चाय यानी ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। चाय की खेती और निर्यात को भारतीय चाय बोर्ड विनियमित करता है। ये 1.16 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। आपको बता दें कि लघु चाय उत्पादक कुल चाय उत्पादन का 52% उत्पादित करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली चाय की प्रमुख किस्में हैं दार्जिलिंग चाय, असम चाय, नीलगिरी चाय और कांगड़ा चाय। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। चाय की खेती के लिए आदर्श जलवायु है, तापमान 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। वार्षिक वर्षा की बात करें तो वर्ष के 8 से 9 महीनों के दौरान 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता 80% तक होनी चाहिए। इसके अलावा इसके बागान औसत समुद्र तल से 600 से 2200 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर होते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 के तहत की गई थी। भारतीय चाय बोर्ड का विजन है भारत को वैश्विक बाजार में गुणवत्तापूर्ण चाय का प्रमुख उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना। इसका मिशन है क्षमता निर्माण और नवाचार को सुगम बनाने के लिए प्रभावी प्रबंधन रणनीतियां निर्मित करना। भारतीय चाय बोर्ड में एक अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होते हैं। सदस्यों में संसद सदस्य, चाय उत्पादक, चाय के व्यापारी, चाय उत्पादक व्यापारी मध्यस्थ, उपभोक्ता तथा चाय उत्पादक प्रमुख राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस बोर्ड का गठन हर 3 साल में किया जाता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च में ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि में खर्च किए गए कुल CSR फंड का लगभग 60% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों में व्यय किया गया था। CSR व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने की प्रतिबद्धता है। इसके तहत कुछ शर्तों को पूरी करने वाली कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों
गतिविधियों पर व्यय करना होता है। इन कंपनियों के लिए CSR खर्च अनिवार्य किया गया है जिनका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, जिन्हें लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपए या फिर अधिक का शुद्ध लाभ हुआ हो। कंपनियों को खर्च नहीं की गई CSR राशि को व्यय नहीं किए गए CSR खाते में रखने की अनुमति है। हालांकि 3 वित्तीय वर्षों के भीतर इसका उपयोग करना अनिवार्य है। CSR व्यय के लिए कोई विशेष कर छूट नहीं दी गई है। CSR के लिए पात्र गतिविधियों में स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, हर घर तिरंगा अभियान आदि में योगदान करना शामिल है। लेकिन CSR से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि CSR से संबंधित क्षेत्रीय असमानताएं हैं। कुल CSR व्यय का 33% महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खर्च किया जाता है। इसके अलावा कार्यान्वयन करने वाले सही भागीदार को खोजना, गतिविधियों के दोहराव को रोकना, सामुदायिक भागीदारी की कमी अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं। कंपनियां सांकेतिक दान कर सकती हैं या स्वयं ऐसी CSR गतिविधियां संचालित कर सकती हैं जिनमें रणनीतिक योजना निर्माण और प्रभाव मूल्यांकन का अभाव होता है। आपको बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। ये इस श्रृंखला में पहला कदम है। ये आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी पहलों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। DNRLM केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार शुरू करने और कुशल श्रम वाले रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशक सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये समिति भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता से भारतीय निवेशकों की रक्षा करने के लिए गठित की गई है। समिति को जो कार्य सौंपे गए हैं उसके तहत भारत में निवेशक की सुरक्षा से संबंधित विनियामक ढांचे की जाँच करना, किसी भी विनियामकीय विफलता की जाँच करना और विनियामकों को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को 2 महीने के भीतर अपनी चल रही जांचों को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 3 प्रमुख पहलुओं पर भी गौर करने का आदेश दिया है। और आइए अब उन 3 पहलुओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमों के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है। इस नियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी की कम से कम 25% शेयरधारिता जनता के पास होनी चाहिए। दूसरा यह है कि क्या संबंधित पक्षों के आपसी लेन देन का खुलासा करने में किसी भी प्रकार की विफलता सामने आई है। ये पहले से मौजूद व्यवसायिक संबंध या साझा हितों के साथ 2 पक्षों के बीच किए गए सौदे ये व्यवस्था से संबंधित है। तीसरी बात यह है कि क्या वर्तमान कानून के उल्लंघन में कंपनी की स्टॉक की कीमतों में हेरफेर की गई थी। स्टॉक की कीमतों में हेरफेर या बाजार में हेरफेर किसी प्रतिभूति की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने या घटाने को कहा जाता है। बाजार में हेरफेर की 2 प्रमुख तकनीकें हैं, पंप और डंप, स्पूफ और स्कूप। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी अधिनियम 1992 के तहत सेबी शेयर बाजार को विनियमित करता है और सेबी द्वारा निवेशकों की सुरक्षा के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए रूपरेखा जारी की गई है। वैकल्पिक आधार पर T+1 निपटान की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्कोर्स यानी सेबी शिकायत निवारण प्रणाली, ये वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा। अरुणाचल प्रदेश का ताली क्रा दादी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। हाल ही में 51 किलोमीटर लंबे यांगते ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। भारत की आजादी के बाद ये पहली बार है जब ताली को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश के ताली निर्वाचन क्षेत्र में न्योकुम त्योहार मनाया जाता है। इसे न्याशी जनजाति मनाती है। अगला टॉपिक है ट्रेजरी बिल। प्राथमिक नीलामियों में टी बिल पर कट ऑफ प्रतिफल लगातार बढ़ रहा है। टी बिल मुद्रा बाजार लिखत है। ये अल्पावधि ऋण लिखत है। इसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इन्हें 3 अवधियों के लिए जारी किया जा सकता है। ये अवधियां हैं 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और इन पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इसकी बजाय इन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्व होने पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, ट्रस्ट संस्थान और बैंक टी बिल खरीद सकते हैं। के आकार की रिकवरी। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत की शहरी और ग्रामीण रिकवरी को के आकार की रिकवरी के रूप में वर्णित करना सही नहीं है। कोविड महामारी के बाद भारत के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समृद्धि दर देखी गई है। शहरी रिकवरी ग्रामीण रिकवरी की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ रही है। के आकार की रिकवरी असमानता को दिखाती है और इसके तहत मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न दरों, समय या परिमाण में सुधार होता है। इसके तहत कुछ क्षेत्रों में
वृद्धि दर्ज की जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है। अन्य प्रकार की रिकवरी है एल आकार की रिकवरी। इसमें कोई रिकवरी नहीं होती है या फिर धीमी रिकवरी होती है। यू आकार की रिकवरी में ज्यादा समय लगता है। डब्ल्यू आकार की रिकवरी दूसरी बार गिरावट के बाद पूर्ण रिकवरी है और वी आकार की रिकवरी तेज गिरावट के बाद तेजी से रिकवरी है। इसके अलावा वी अर्थव्यवस्था रिकवर हो जाती है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां स्थायी रूप से अदृश्य हो जाती हैं। यू रिकवरी जो है वो वी आकार की तुलना में धीमी रिकवरी है। वहीं स्वूश वी आकार की तुलना में रिकवरी में लंबा समय परंतु यू आकार की तुलना में तेज होती है। जेड प्रकार की रिकवरी में व्यय में वृद्धि जीडीपी को संकट पूर्व स्तर से ऊपर ले जाती है और डब्ल्यू आकार की रिकवरी में प्रतिबंधों को अतिशीघ्र हटा लिया जाता है। इससे जीडीपी को नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। और एल आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती है। और आइए बात करते हैं उदारीकृत विप्रेशन योजना की। भारतीयों ने पिछले कुछ महीनों में अपने सभी अधिशेष एलआरएस फंड को विदेशों में अलग अलग प्रतिभूतियों में निवेश किया है। अगस्त 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया था कि भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में भेजा गया धन यदि 180 दिनों से ज्यादा समय तक अप्रयुक्त रहता है तो इसे वापस भारत में भेजा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एलआरएस की शुरुआत 2004 में की थी। एलआरएस के तहत कोई व्यक्ति एक वर्ष में किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में अधिकतम $2,50,000 भेज सकता है। ये योजना निगमों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके जरिए बाह्य विप्रेशन यानी रेमिटेंसेस को हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार ने किसी भी विदेशी विप्रेशन लेन देन के लिए स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस को 20% तक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ईस्टर द्वीप। वैज्ञानिकों ने ईस्टर द्वीप समूह की एक सूखी हुई झील के तल में मोई की प्रतिमा की खोज की है। मोई एकाश्म पत्थर से निर्मित मानव आकृतियां हैं। इन्हें रापा नुई नामक मूल निवासियों ने निर्मित किया है। ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ये चिली का एक हिस्सा है। इस द्वीप का निर्माण 3 विलुप्त ज्वालामुखी पोइके, रानुकोउ और तेरेवका से हुआ है। ये ओशिनिया के पॉलिनेशियन ट्रायंगल का एक हिस्सा है। वर्ष 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया था। इस द्वीप समूह के अधिकतर द्वीप रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित हैं, जो स्वयं भी एक WHS है। गीजा के महान पिरामिड। वैज्ञानिकों ने मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छिपे हुए मार्ग की खोज की है। गीजा पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र सुरक्षित संरचना है। गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व के आसपास फैरो खुफू के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। इसका निर्माण एक स्मारकीय मकबरे के रूप में किया गया है। ये गीजा के महान पिरामिड में शामिल 3 पिरामिडों में से एक है। मकबरे के कलात्मक कार्यों में कार्य करते, मछली पकड़ते और पक्षियों का शिकार करते प्राचीन किसान, बढ़ईगिरी, वेशभूषा, धार्मिक अनुष्ठान और शवाधान प्रथाओं आदि का चित्रण किया गया है। शिशुपालगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शिशुपालगढ़ को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ओडिशा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर के बाहरी क्षेत्र में एक प्राचीन किलेबंद शहर था। ये 300 ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच काफी समृद्ध था। इसे कलिंग साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। यहाँ पहली बार उत्खनन 1948 में किया गया था। इस स्थल को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस शहर की विशेषता की बात करें तो इसमें नियोजित जल निकास प्रणाली के साथ जल दुर्ग, पत्थर के स्तंभ, 8 प्रवेश द्वार आदि शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही शब्दावलियों के बारे में। डिजिटल नोमैड यानी कि डिजिटल घुमंतू। इस शब्दावली का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्य करता है और आजीविका अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई निश्चित और स्थायी पता नहीं होता। पिंक वॉशिंग यानी कि सतही तौर पर LGBTQ+ समुदाय की नागरिक स्वतंत्रता की वकालत करना। क्वेयर बैटिंग। इस तरह के पात्रों या संबंधों को स्पष्ट रूप से शामिल किए बिना होमोसेक्सुअल इमेज या थीम का उपयोग करके क्वेयर या LGBT प्रशंसकों को आकर्षित करना। रेज फॉर्मिंग या रेज बैटिंग, यह आक्रोश भड़काने के लिए एक हेरफेर युक्त रणनीति है। इसका उद्देश्य किसी समूह या हित के प्रति जोखिम बढ़ाना और इंटरनेट ट्रैफिक में वृद्धि करना भी हो सकता है।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया और भारत ने सड़क अवसंरचना विकास तथा हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार एवं तकनीकों पर विचार का आदान प्रदान किया है। ऑस्ट्रिया दक्षिण मध्य यूरोप का भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में चेक गणराज्य, पूर्वोत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवानिया, दक्षिण पश्चिम में इटली, पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein और उत्तर पश्चिम में जर्मनी सीमा बनाती है। ऑस्ट्रिया का उच्चतम बिंदु ग्रॉस ग्लुकनर पर्वत है। ये आल्प्स के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र हाई टोएन नेशनल पार्क में स्थित है। इसकी प्रमुख नदी है डेन्यूब नदी। ये वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जर्मनी में उत्पन्न होती है और काला सागर में मिल जाती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।